नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर चंडीगढ़ में बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने पीपीपी को लेकर अहम जानकारी भी दी है। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो आपको बता दें, पीपीपी पर सीएम मनोहर लाल की बैठक। उन्होंने कहा कि 2023 अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाने का हमने फैसला लिया है। पीपीपी के सत्यापन की जांच भी की गई है। जैसा हमको पता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी। कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, अथवा व्यवसाय करता है व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने अपात्र लोगों के राशन कार्ड काटे हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एडीसी को राशन कार्ड में गलती दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की शिकायतों के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। जो इस वर्ष के प्रारंभ में हमने कहा कि इनको सबको, जिनके राशन कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को राशन कार्ड ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली राशन कार्ड बनाने में जब उसका एनालिसिस किया गया तो बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको राशन कार्ड पहले से वर्षों से नहीं मिले हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जो उस पैरामीटर से बाहर हैं, जो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, पीले राशन कार्ड का, वो वास्तव में अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे भी हैं। क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी, तो इस बड़ी एक्सरसाइज में स्वाभाविक है टेक्निकली या फिर स्वयं लोगों ने जिसका निरीक्षण किया है उसमें से जो एक जिसको कहना चाहिए सर्वे किया है, तो उस सर्वे में बहुत सी गलतियां रहना स्वाभाविक है। तो जो गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं, तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए हम जनवरी माह में ऐसे सब लोगों की शिकायतें लेकर के उनकी गलतियां ठीक कर देंगे। ऐसा आज मैंने एडीसी की मीटिंग लेकर के और निर्देश दिए हैं, और उन्होंने भी तय किया कि 31 जनवरी तक ये सारी चीज़ें हम ठीक कर देंगे। उसके लिए 2 टेलीफोन नंबर भी जारी किए गए हैं, और उन टेलीफोन नंबर के ऊपर लोग अपनी शिकायत करा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 1800 180 2087। तो ये जो 11 अंकों का नंबर रहता है, और इसी प्रकार से जो 4 अंकों का एक छोटा नंबर होता है 1967। तो ऐसे ये 2 नंबर
प्रचारित किए गए हैं ताकि लोग अपनी शिकायत इस पर दर्ज करा सके और उनको 15 दिन के अंदर अंदर सोल्यूशन करने के लिए भी आज हमने कह दिया है। किसी कारण से 15 दिन में प्रोसेस पूरी नहीं होती है उस शिकायत को ठीक करने के लिए, तो 15 दिन बाद इस महीने का राशन कार्ड ऑटोमेटिकली उनको मिलेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर भी फोकस किया है। इन पांचों में हमें कैसे बूस्ट मिले, इस पर काम किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिसके घर में आय कम है उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई है। करीब 30,000 लोगों को इसमें लोन दिए गए हैं। जैसा 5 जिसे हमेशा मैं चर्चा करता हूँ, 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, तो इन पांचों चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहाँ हो करके शिक्षा अच्छी मिले। अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते, चाहे HKRN के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में जो विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी, जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से उसका लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से, और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी, उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। हर ऐसे नागरिक का पहले फेज में 80 तक, दूसरे फेज में उससे आगे भी बढ़ेंगे, उनका एक प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये करने की योजना भी बनी है, जिसमें लगभग अभी तक 1 लाख लोगों का और स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है। क्योंकि ये बड़ा काम है, इसके सेंटर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। साल भर तक ये लगातार चलेगा तो ये 180 तक की आबादी, इसको सबको हम स्वास्थ्य परीक्षण इसका करा सकेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना स्वास्थ्य का एक प्रकार से जांच करा के उसमें कोई आवश्यकता है तो उसका इलाज भी व्यक्ति करा सके। और इसी प्रकार लोगों के रोजगार के लिए हर ऐसा परिवार जिसके घर में आय कम है उसके एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिया जाए, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना ये हमने चलाई थी। लगभग 30,000 लोगों को उसके अंतर्गत लोन्स दिए गए हैं। कुछ लोगों की स्किलिंग के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि अपना काम वो कर सकें। HKRN जो नया पोर्टल बनाया है उसमें भी अभी तक 4,000 लोगों को और जो गरीब परिवार हैं उनको टेम्परेरी एक नौकरी दी गई है। तो ऐसे उनके व्यवसाय के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें कपड़े पहनने का अवसर मिले तो पहन ले। SYL को लेकर सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से मुद्दा सुलझाने को कहा था, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी है। पंजाब मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं उनको कपड़े पहनने का अवसर मिले तो कपड़े पहन लें। सारी उम्र खाली बदन के अगर चलते रहेंगे तो बहुत बेकारी हो जाएगी। आखिर हर एक काम के लिए, हर एक वर्ग के लिए हमको ध्यान रखना होता है, चाहे वो तपस्वी हो चाहे पुजारी हो। अगर पूजा करने तो ये भी गए थे कुरुक्षेत्र में परसों, कल ही गए थे, कल पूजा करने गए थे ना। तो वो सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनते सुनते बीच में ये कहा कि विषय अगर आप लोग आपस में कोई सहमति कंसेंसस बना करके इसका कोई रास्ता निकाल सकते हैं, तो उन्होंने 4 महीने का समय दिया था। और उस 4 महीने के समय में बैठकें हुई हैं तो उन बैठकों में कोई सहमति बनी नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें एक काम दिया था, जो उसका जिसको कहना चाहिए उसका हेडिंग ये था कि ये नहर कैसे बने, इस पर कोई ना कोई सहमति बना के आओ, कंसेंसस बना के आओ। उनका कहना है कि अभी तो पानी का बंटवारा करो, नहर बनाने के मुद्दे पर, इशू पर ही नहीं आए। तो जब इशू के ऊपर ही नहीं चढ़ रहे तो फिर सहमति बनने का तो विषय नहीं है। अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट की 19 जनवरी को डेट है, उस दिन हम सब बातें बताएंगे और कहेंगे इसको एग्जीक्यूशन कराने के लिए निर्देश दो। मैं कहता हूँ
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संदीप सिंह मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना और एफआईआर होना किसी को दोषी सिद्ध नहीं करता। मामले में जांच जारी है, दोनों पक्षों ने अपना अपना विषय रख दिया है। संदीप सिंह अब भी मिनिस्टर हैं, इससे ऐसा कोई प्रभाव का विषय नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मामले में 2 जगह जांच चल रही है, इंतजार करना होगा। कोई भी स्टेटमेंट देने को भी अगर प्रोटेक्शन माना जाए तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। एक स्टेटमेंट मैंने पहले दी थी, वही आज फिर दे रहा हूं। किसी के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगा देना और उसके कारण से एफआईआर लिखा जाना, ये किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करता। दोषी सिद्ध करने के लिए अगला एक सिस्टम होता है, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है, अच्छी लंबी 7-8 घंटे की इंटरोगेशन हुई। संदीप सिंह को भी बुलाया है, कल 7.5 घंटे की इंटरोगेशन उनकी भी हुई। उन्होंने अपना विषय रख दिया है, देखा जाए तो अब दोनों की इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई नया फैक्ट उनके सामने आएगा तो दोबारा बुला के पूछेंगे, और नया फैक्ट नहीं आएगा तो उनका एनालिसिस जो होगा वो पब्लिकली बताएंगे, नहीं पब्लिकली बताएंगे तो चार्जशीट करेंगे, कोर्ट में देंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑन है और एक नहीं 2 है। चंडीगढ़ पुलिस अपनी कर रही है और सीनियर आईपीएस है हमारी ममता सिंह, उनके अध्यक्षता में स्टेट भी कर रही है। एक बारी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाए फिर ही कुछ कहना बेहतर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह और बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने हमला बोला है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राहुल के बेरोजगारी वाले बयान पर पलटवार किया, तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि ऐसी कोई यात्रा का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि पहले राहुल अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़े। भारत जोड़ो यात्रा कोई आज की नहीं चल रही, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी। मगर जिस तरीके से, जिस सोच के साथ और जो शब्दावली इस्तेमाल करी जा रही है, मैं तो पानीपत का उदाहरण दे सकता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया कि बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं से पूछा क्या नौकरी मिली, और खुशी की बात है कि पानीपत के युवाओं ने सबसे पहले हाँ करके नौकरी मिलने की बात कही। एक और पर तो भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर पर जनता इनको सच्चाई दिखा। देखिए, कहने को पहले 50 साल उन्होंने रूल करा है, ये क्वेश्चन तब भी यही थे, आज भी वही है। ये अब कहना कि नहीं इनसे अब ये पूछे, चलो पहले उनसे भी लोग ये पूछते थे, तब भी ये बातें होती थी। देखिए, गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं सब बातें मानूँ। आज दुनिया में हम वर्ल्ड की 5 जो बेस्ट इकॉनमी है, जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, उसमें से हम एक हो गए, तो ऑन रिकॉर्ड आया है। दूसरा जो नीति आयोग का मामला है, उन्होंने जो सबसे बेस्ट, या जिसे कहें कि हमारा बेस्ट फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग कहते हैं, उसने ये कहा है बड़ी स्टेट में जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है उसमें हरियाणा नंबर 2 पे आ रहा है। हरियाणा तो बहुत बढ़िया कर रहा है। देखिए, देश जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जिस तरह से देश को जोड़ा है, तो मुझे लगता है कि अब उसको जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, उनको इसका नाम जो है कांग्रेस जोड़ो रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की हर राज्य के अंदर आप देख रहे हो कि जिस तरह का उनके नेताओं के अंदर आपस में खींचतान है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जहाँ कहीं पर भी जाएं वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर उन सबको लेकर आएँ। आपने देखा होगा पानीपत में भी कहीं न्यूज़पेपर में मेरी नज़र पड़ी थी कि शायद वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी भी और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं वो सब एक मंच पे थे। और आप अगर अदरवाइज़ आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक मंच पे ये एकत्रित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जो है, इस यात्रा को उनको जो है वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है इसका नाम देना चाहिए, और वो कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी पार्टी है तो वो उनका ये नैतिक धर्म भी बनता है कि वो अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं हैं, उनको जोड़कर चलें, तभी वो धरातल पर टिक पाएंगे। तो ये उनकी कोशिश है, उनको करते रहना चाहिए। कि तो वहीं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर कहा है कि हरियाणा की जेलों में काफी अच्छी व्यवस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कैदियों को भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, जेल में मोबाइल मिलना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे हैं। ऐसे हम खाने पे ये कर रहे हैं कि पहले जेल में 7 रोटियां एक आदमी को देने का था, उसमें
बहुत इधर उधर होता था। अब हमने करा कि जो जेन्युइन है वो दो। अब 2250 कह दीजिए, उसमें हम देख रहे हैं कि रोटी जितनी चाहिए वो दो, बाकी पैसे को यूटिलाइज करो। उसमें हफ्ते में 2 दिन, अभी हमने एक्ट तो नहीं बना, हो जाएगा ये। उसमें हम चाह रहे हैं कि एक वक्त हफ्ते में 2 बार, एक बार उन्हें या तो पीनी दें 150 ग्राम या उसका चूरमा दें, और दूसरे दिन जो है या खीर दें या हलवा दें 150 ग्राम, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी लाइफ में चेंज आए, वो भी समझें कि ठीक है। हमारे यहाँ इक्का दुक्का मोबाइल तो मिल जाता है, पर कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारी जेलों से नीचे से कोई सुरंग निकाल के भागे और हरियाणा कोई दीवार से फांद के चला गया हो, या बाहर जब कैदियों को लेके जा रहे हैं इनकाउंटर करके कोई छुड़ा के ले गया हो। इस तरीके की आज तक हरियाणा में एक भी घटना नहीं है। मोबाइल जेल जो एक आप समझे कि 70 एकड़ में है, 100 एकड़ में जेल है, जिसकी दीवारें हैं, रात को कोई भी अंधेरे में एक बहुत छोटी चीज़ है, कोई फेंक के कर सकता है। एक्सेप्शनल कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसको आप चेक नहीं कर सकते, हर जगह इतनी सिक्योरिटी तो नहीं कर सकते कि आपको देख ही नहीं सके, पर अंदर डर है कि अगर किसी ने ले लिया मोबाइल, पकड़ा जाएगा, उसे चक्की पे डाल देंगे, ये कर देंगे। तो उस डर से, डिसिप्लिन से ही है कि हमारे बहुत कम मोबाइल मिले हैं, मिल जाते हैं कभी। जेलों में इस समस्या को खत्म करने के लिए जैमर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? जैमर सब जगह लगे हैं। अब हमारी जो नई जेल बना रहे हैं रोहतक में, जो हमारी शुरू होगी, कोई 70 करोड़ रुपया उस पर अभी है, और लगता है कि 30 करोड़ लगेगा 100 करोड़ में। 19 एकड़ में जेल बन रही है, वो हाईली सिक्योर्ड जेल है, हाई प्रोफाइल जेल है। उसमें 50 जैमर लगे होंगे, सबसे मॉडर्न जेल होगी, जिसमें हमारे जितने बड़े जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं उनको उस जेल में हम सारों को सब शिफ्ट करेंगे। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी, जैसे ITBP वाले भी हो सकते हैं, CRP या PF भी हो सकती है, हमारे अपने लोकल भी होगी, ताकि कोई आदमी मिल के अंदर कोई नेक्स्ट चीज़ ना बने। ये करके हम उसको बना रहे हैं, उसमें जैमर सब सिक्योरिटीज होगी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिजली विभाग ने फरीदाबाद, गुरुग्राम के उद्योगपति के साथ बैठक की है, जिसमें तमाम सोसाइटी के RWA को भी बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी से सुझाव भी लिए गए, जिसका फायदा विभाग को मिला है। हरियाणा में बिजली विभाग का रेवेन्यू बढ़ा है। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सोलर बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन देने की भी बात कही है। तो हमने एक तो फरीदाबाद में करी, और दूसरी उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर गुड़गांव में करी है। उसमें हमने सारे बिल्डर्स बुलाए, सारे इंडस्ट्रियल्स बुलाए, सारे आपके RW के लोगों को बुलाया, ताकि हम अपने डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से इसे चकाचक कर सकें। कुछ मैं समझता हूँ 50-60% तो प्रॉब्लम हमने इमीडिएट सॉल्व कर दी। जैसे बहुत लोगों के थे कनेक्शन, उन्हें लोड सैंक्शन हो गया, उसके बाद उन्हें वहाँ से रिकमेंड हो गया, सैंक्शन नहीं हो रहा था, पेपर चंडीगढ़ आते थे लंबा। तो हमने कहा ऐसी लेवल पे वही तय करो, ये भी 6 महीने फाइल ऊपर क्यों जाए, उसका कोई मीनिंग नहीं। जब सारा चेक टेक्निकली नीचे हो जाए तो करें। इस तरीके के कुछ इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम थी, कुछ RWA वालों का था कि बिल्डर्स पैसा ले लेते हैं और उसके बाद आगे जमा नहीं कराते, जैसे TDI के केस में था। तो इस पर करें, तो हमने फिर उन्हें इमीडिएट में, इन्हें बिल्डर्स का छोड़ो, इन्हें कनेक्शन दो। तो RWA वालों को हमने कनेक्शन देने शुरू कर दिए। ऐसे लोग भी करे हैं। बहुत चीज़ें थी जो कुछ सुझाव आए अच्छे, तो हमारे सेशन चले 4-4 घंटा, बहुत फ्रूटफुल मीनिंगफुल मीटिंग थी। उसका हमें काफ़ी लाभ मिला। हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोगों को बढ़ रहा है। एक तो हम सोलर पे दिन में ट्यूबवेल लाने के लिए कर रहे हैं कि 10-10 मेगावाट के कनेक्शन, जैसे जज्जर में कर दें, हिसार कर दें, भिवानी में कर दें, सिरसा में, फतेहाबाद में, जींद में, ये इलाका है जहाँ पानी नज़दीक मिल जाता है। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं, 10-10 मेगावाट के ट्यूबवेल कनेक्शन लगेंगे सोलर के। तो उसमें 10 मेगावाट में ये है कि अब जिले के सभी ट्यूबवेल ऑन कर दो, तो दिन में दिया जाए, जिससे किसान ये बच जाएगा कि उसे रात को सर्दी में, अब जैसे दिसंबर जनवरी में रात को 2 बजे जाके आप पानी कैसे लगाएंगे, सुबह 4 बजे उठ के पानी में जाना बहुत दिक्कत है। उन्हें दिन में मिल जाएगी, हमें बिजली सस्ती मिलेगी। 100 रुपये में 2-2.5 रुपये मिलेगी। तो हम जब 7 रुपये 8 रुपये ले रहे हैं, उससे हम बच गए, हमें हमारा रेवेन्यू बच रहा है। किसान को रात को नहीं मेहनत करनी पड़े, दिन में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद टिकैत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से MSP पर कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी अन्य चुनावी मुद्दे पर बात और या फिर चर्चा नहीं हुई। देखो, वही जहाँ जाने की गवर्नमेंट है उसके संबंध में बातचीत हुई कि आप अपना चेहरा किसान का बनाओ,
कोई योजना लेकर आओ। अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी चुनाव है, तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए देश में। तो ये सारी चीजें हुई, कुछ वैसी बात हुई जो प्रेस में नहीं बताई, वो नहीं की वैसी भी खतरनाक बात है। हाँ, बता दी। चुनाव में सहयोग मांगा आपसे उन्होंने, चुनाव में कुछ मदद मांगी? चुनाव की कोई बातचीत यहाँ पर, चुनाव संबंधी पार्टी की कोई बात यहाँ पर। आपने मांग रखी किसानों के लिए हिमाचल से? हाँ, हिमाचल वाली बात रखी। क्या राहुल गांधी किसानों से? क्योंकि भाई सेब का व्यापार है वहाँ पे, तो उसको कैसे आप बढ़ाओगे? सीमेंट का वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, उसको कैसे आप ठीक करोगे? वहाँ के ट्रांसपोर्ट का मामला है, तो ये सारी चीजों पर बात है। तो आगे चुनाव आने वाले, तो आशीर्वाद तो मांगे होगा आपसे? नहीं, चुनाव के संबंध में कोई और किसानों का हर मुद्दा हम संसद में उठाते हैं और उठाएंगे। राजनीतिक पार्टी होने के नाते क्या समर्थन है आप लोग का? हम धन्यवाद करते हैं सभी किसान संगठनों के सम्मानित नेताओं का, चौधरी राकेश टिकैत जी का, चौधरी युद्धवीर सिंह जी का, औलख जी का। सभी लोग आज यहाँ पे आए और सबने जो है अपनी किसानों की तरफ से जो बात रखी है, बहुत कई बातें आई हैं राहुल जी के समक्ष रखी गई है। राहुल जी का हमेशा किसानों के प्रति कांग्रेस का सकारात्मक रवैया रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल भी राहुल जी के इनिशिएटिव से ही बिल देश में आया था, और उसके बाद लगातार किसानों का उस समय कर्जा माफ़ भी हुआ था यूपीए के समय, और किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही है। आज जो सारे सुझाव आए हैं, इन सारे सुझावों को हम सकारात्मक। तो वहीं अंबाला नगर निगम की मासिक बैठक मेयर शक्ति रानी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आज भी पार्षदों ने कई मुद्दों पर हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर गए। बैठक में सफाई, भ्रष्टाचार और शिकायतों पर कार्रवाई न होने के मुद्दे को लेकर पार्षदों ने अधिकारियों को जमकर घेरा। वहीं पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मेयर शक्ति रानी शर्मा सख्त दिखी और उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि पार्षदों द्वारा उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेने की बात अधिकारियों को कही गई है। अगली बार से ऐसा रवैया नहीं चलेगा। बैठक में नगर निगम अधिकारी सफाई, अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कई बार घिरे, तो वहीं पेंडिंग शिकायतों के जवाब में अधिकारी जानकारी न होने की बात कहते रहे, जिस पर निगम कमिश्नर ने कहा कि पार्षदों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों के तबादले पर भी शिकायत का स्टेटस पता रहेगा, ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं। देखिए, जो पुराने एजेंडा थे हमारे लास्ट टू लास्ट मीटिंग के, उनको टेकअप किया गया था और उन्हीं को डिस्कस किया गया है। उसके ऊपर जो भी अच्छी तरह से बहुत अच्छे डिस्कशन हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी डिस्कशंस हुए हैं और उनको किसी न किसी प्रमाण तक पहुंचाया जाएगा। इन कोलैबोरेशन काम करेंगे ताकि एमसीज और अधिकारी एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ चर्चा करके, एक दूसरे को बता के अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करें, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, खींचातानी कम हो और काम ज़्यादा हो। देखिए, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि आगे से थोड़े से सतर्क तरह से जवाब देंगे, और उनको बताया भी है कि आप इस तरह से ढिलाई से काम ना करें। अपने जो भी काम है उनको पता होना चाहिए कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। तो मुझे ज़रूर उम्मीद है कि वो लोग भी आगे से प्रिपेयर्ड आएंगे। नहीं, इसकी हमने जांच बिठा दी गई है, और जिसमें जो भी दोषी होगा, जिसने भी इस प्रकार की कोई गतिविधि की होगी, तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मैडम ने कहा कि आज हमने काफ़ी सुचारू रूप से इस मीटिंग को चलाया है। जो भी पार्षदों की जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, शिकायतें थी, वो हमने सारी नोट की हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो। देखिए, नगर निगम में अधिकारी जो है सिर्फ अपनी मनमर्जी करने पर तुले हुए हैं। आपने देखा कि जो मुद्दे पार्षदों द्वारा उठाए गए, उसके बाद अधिकारी उसको टाल मटोल पीछे की तरफ मुंह झांकते दिखे। आपने खुद ही देखा कि अधिकारी जो है एससी एक्शन का नाम लेते हैं, एक्शन एससी का नाम लेते हैं, एक दूसरे का नाम लेकर बचते दिखे। मैंने पहले भी नगर निगम में काफ़ी शिकायतें दी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई होती है तो सिर्फ मनी भाई की, मतलब कि जो पैसा देता है उनका काम होता है, और जो पैसा नहीं देता वो बेचारे वेट करते रहते हैं। लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेके, लेकिन हम भी जाते हैं नगर निगम पे तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर बार यही मुद्दे होते हैं जो आज रखे गए। वैसे तो आज मुद्दों की कोई मीटिंग नहीं थी कि शहर का विकास तो हो नहीं रहा, भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है। हाउस में पास हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी लगभग 3-3 महीने बीत जाने के बाद कार्रवाई शुरू तक नहीं हुई है। करना तो बहुत दूर की बात है। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।